सियासत में काफी पुरानी रवायत है एक दूसरे पर अटैक करने की, लेकिन बीते कुछ सालों में पर्सनल अटैक की मानो बाढ़ सी आ गई हो। अब तक पर्सनल अटैक होते थे पद पर बैठे किसी व्यक्ति पर या फिर पूरी पार्टी पर, लेकिन अब एक कदम सियासत आगे बढ़ चुकी है। जिसको अभी पद संभालना है उस पर भी अटैक कर रही है। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अलवर में कांग्रेस की समीक्षा बैठक चल रही थी। कांग्रेस के कद्दावर नेता भंवर जितेंद्र सिंह वहां पर मौजूद थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी की ओर से सीएम बनाए गए भजन लाल शर्मा पर पर्सनल अटैक किया। किस तरह का वो अटैक था, वो जायज था या नहीं, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार आप सुन लीजिए उन्होंने क्या क्या कहा। पानी का विभाग, बिजली का विभाग, उसके आगे वो भी नहीं, उसको भी याद नहीं रहने वाला है। तो इस तरह का एक मुख्यमंत्री बनाया गया और जिस तरह से नाम ही हमें मालूम नहीं उसका। हम तो गाड़ी में आ रहे थे तो भजनलाल नहीं, भजनलाल तो है, अभी मालूम पड़ा है भजनलाल। आज आप बता दो मुझे, किसको मालूम था भजनलाल भी कोई एमएलए है क्या? 2 घंटे पहले आपको ही नाम नहीं सुना होगा। भजनलाल जाटव को तो जानते हैं, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री था, हमारे लगते हुए क्षेत्र का एमएलए था, लेकिन ये भजनलाल को कोई नहीं जानता। ये भजन ही कर रहा होगा शायद मोदी जी के सामने, इसलिए इसको कुछ ना कुछ मिल गया होगा। लेकिन तो ये आप सोचिए कि ऐसे लोगों को ये मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो क्या काम करेगा मुख्यमंत्री? और इस वक्त मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी से कृष्ण कुमार जानू जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस के गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे और राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे। कृष्ण कुमार जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। आप इस बयान को कैसे लेते हैं, हेल्दी वे में या आपको लगता है कि नहीं ये सचमुच गलत था, गंभीर है? तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार जाने का जो गुस्सा है वो इस बयान में प्रकट हो रहा है। कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है, वो डेमोक्रेसी को भी डायल बाय डायनेस्टी ही करना चाहती है। और ये जो 3D कल्चर की मानसिकता कांग्रेस के नेताओं के मन में है, उनका जो एक सुपेसी का अहंकार है, वो इस बयान से निकल कर आ रहा है। वो कहते हैं 2 घंटे पहले तक कोई जानता नहीं था, जबकि सच्ची बात यह है पिछले 20 साल से भजनलाल जी पार्टी में सक्रिय हैं, बड़े जिम्मेदार पदों पर है। उनके लिए इस प्रकार की अभिव्यक्ति का मतलब है कि कांग्रेस को ये सब बातें हजम नहीं हो रही और तो दूसरी पीढ़ी के नेताओं को आपके हिसाब से वो कहना क्या चाह रहे रहे थे? आपके हिसाब से भंवर जितेंद्र कहना क्या चाह रहे थे? भंवर जितेंद्र जी जो हैं वो कांग्रेस की पराजय को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, लॉजिक ढूंढने के लिए कोई जगह नहीं है, तो इस प्रकार के पर्सनल अटैक होने के चांस बनते हैं। शब्द हो सकता है गलत हो, सेंटेंस का फॉर्मेशन गलत हो। मुझे क्या आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि मुझे ऐसा लगा कि वो इस बयान के पीछे कहना ये चाह रहे थे कि उन्होंने संगठन संभाला है, सत्ता कभी नहीं संभाली और सीधे वो सीएम पद पर बैठने वाले हैं, उन्हें विभागों की जानकारी नहीं होगी। ये एक प्री अजम्पशन है या इसमें बल हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है। देखो, जब राजीव गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके पास भी कोई अनुभव नहीं था, और खुद मोदी जी जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर गए थे उनके पास भी कोई अनुभव नहीं था। अनुभव तो मौका मिलने पर आता है और भजनलाल जी को मौका दिया गया है, और कांग्रेस में भंवर जितेंद्र सिंह जी को या सचिन पायलट को मौका नहीं मिल रहा, तो शायद वो खींच गहलोत के खिलाफ थी, निकल भाजपा पे रही है। और ये कहना कि उन्होंने मोदी जी के सामने भजन गाए होंगे, जो कि इनडायरेक्टली चमचागिरी की ओर वो इशारा करने की कोशिश कर रहे थे, क्या लगता है आपको? देखो, भारतीय जनता पार्टी में शायद मोदी जी से भजनलाल जी व्यक्ति से तो बेमुश्किल को 2-4 बार मिले होंगे। भजन गाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और जो कार्यकर्ता होता है नीचे से लेकर ऊपर तक, चलो भजनलाल जी ने भजन गाए होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फिर क्या किया होगा? कुल मिलाकर कांग्रेस अपने फ्रस्ट्रेशन के लिए, अभिव्यक्ति के लिए शब्द नहीं खोज रही, तो इस प्रकार के बहाने और इस प्रकार की अभिव्यक्ति प्रकट कर रही। डॉक्टर सुमित गर्ग कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और मदन चारण जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का भी स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। गर्ग साहब, मुझे लगता है चूक हो गई भंवर जितेंद्र सिंह से। स्वप्निल जी मेरे से पूछा? जी जी स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं इस प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भजनलाल जी, उप मुख्यमंत्री दियाजी सी वर्मा जी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता से प्रार्थना करता हूं कि वो उन्हें शक्ति दे कि जो भाजपा ने वादे किए थे चुनाव से पूर्व जनता से, वो उन्हें पूरा कर।
ठीक है। अब स्वप्निल जी, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में भंवर जितेंद्र सिंह जी की जो बात चल रही है उसको लेकर थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ 1998 में। 1998 में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अशोक गहलोत साहब 3 बार के सांसद, 2 बार के केंद्रीय मंत्री, राजस्थान सरकार के गृह मंत्री रहे हुए जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो तत्कालीन भाजपा के जो नेता थे आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत, आदरणीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी, हरिशंकर भावड़ा साहब, इन सब ने एक सुर में ये बोला कि एक तरफ तो भैरव सिंह का अनुभव है, दूसरी तरफ अशोक गहलोत की अनुभवहीनता है। 3 बार के सांसद, 2 बार के केंद्रीय मंत्री, जब अगर ये अनुभवहीन था तो मैं जानबूझ से बस इतना सा पूछना चाहता हूं। नहीं, सुमित भाई, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, मैं आप ही के एग्जांपल पर रुकता हूं और मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि आप खुद आपने 2 बार इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश की कि अशोक गहलोत तब 3 बार के सांसद थे, इसका मतलब है कि वो खास थे और उन्हें खास से अति खास बनाया गया। ठीक है, यहां पर एक कार्यकर्ता को सीएम बनाया गया, डिफरेंस तो है ना साहब? में ना बोले तो ठीक रहेगा। मैंने आपसे सवाल किया, आप मुझे जवाब दे दे, भैरव सिंह जी गलत है कि मोदी जी गलत है? नहीं, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं सर, सवाल पूछने के लिए तो मैं बैठा हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि अगर देखिए अशोक गहलोत साहब उस समय भी खास थे और वो कार्यकर्ता से सांसद तक का सफर तय कर चुके थे और उसके बाद वो सीएम बने, यहां तक तो मैं सही हूं ना? खास को आपने और खास बना दिया, इन्होंने कार्यकर्ता को खास बनाया। कम से कम उन्हें काम करने का मौका दें, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि मैं बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, एक काम करने का मौका दें और उसके बाद हम अपना एजम्पशन रखें या अपना एनालिसिस रखें। ये तो प्री एजम्पशन बनाना हुआ ना कि कोई कुछ कर सकता है या नहीं। मैं वही कह रहा हूं स्वप्निल जी कि उस वक्त ये कहा गया था कि राजस्थान की जनता का भविष्य अंधकार में डाल दिया है अशोक गहलोत को बना के। तो मैं क्या ये मानूं कि आज राजस्थान की 8 करोड़ जनता का भविष्य अंधकार में या खतरे में? मैं ये मानूं कि आप बीजेपी की राह पर चल रहे हैं इसलिए जस्टिफाइड है? तो ये तय करना पड़ेगा, आपका भविष्य आपका पीछा कर रहा है। नहीं, आपने जो कहा तो आज उसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं, मैं यही बात मैं ये पूछ रहा हूं सुमित गर्ग जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर मान लीजिए एक वक्त बीजेपी ने ऐसा किया था तो आज आपका करना जस्टिफाइड है? अगर उस वक्त वो गलत था तो आज भंवर जितेंद्र सिंह गलत क्यों नहीं है? अनुभवहीनता की बात जो है वो कहीं से छिपी नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं कि 3 बार का अगर एमपी, 2 बार का एमएलए, 2 बार का केंद्रीय मंत्री अगर अनुभवहीन था तो पहली बार का सांसद विधायक मुख्यमंत्री बनता है, उसको अनुभवहीन कहा जाना कहां गलत है? अनुभवहीनता है इसमें। ये तो शासन सत्य है कि उन्होंने कभी शासन नहीं किया, उनको प्रशासन का अनुभव। सुमित भाई, इसका एक इनडायरेक्ट मैसेज ये नहीं जा रहा है कि कांग्रेस अपने आप को कार्यकर्ता विरोधी साबित कर रही है ऐसे बयानों से? ना, बिल्कुल कार्यकर्ता विरोधी की बात नहीं है। हम कहते हैं कि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन कम से कम प्रदेश की जनता, देश की जनता, 8 करोड़ जनता, 125 करोड़ प्रतिनिधित्व करने वाले को शासन का, राज का कुछ तो अनुभव हो। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आपने फर्स्ट टाइमर किसी को बनाया नहीं था? क्या आपने कभी किसी फर्स्ट टाइमर पर कोई दाव खेला ही नहीं? मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं कह रहा हूं अनुभव की बात कर रहा हूं। फर्स्ट टाइमर अगर हमने बनाया तो पहले सांसद रहा था। नहीं, सिर्फ अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय लेवल पर बनाया। ये हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि फर्स्ट टाइमर को हम एमएलए मैं ये कह रहा हूं, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने उन्हें प्रधानमंत्री होने का कोई अनुभव नहीं था पर वो बने। अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें प्रधानमंत्री होने का तो कोई अनुभव नहीं था ना? या रेवंत रेड्डी को कौन सा सीएम होने का अनुभव है? कार्यों का अनुभव था, वो संसद थे, उससे पहले वो सांसद थे। तो यही तो कह रहा हूं कि इनको तो कोई अनुभव ही नहीं है कि शासन तो सर इसको देखने का एक तरीका ये भी है ना कि कार्यकर्ता को जब मौका देंगे तब वो अपने आप को साबित करेगा। हम उसके साबित होने का इंतजार तो करें। सीएमओ जाने का रास्ता कहां से है? सीएमओ में फाइल कहां से आती है? तरीका आपने उनको प्रदेश में 7.5 करोड़ राजस्थानियों की, नहीं तो उनके साथ 2 डिप्टी सीएम है ना, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम है ना, ये सब तो आसानी से वो समझ लेंगे, वो तो एक्सपीरियंस्ड हैं। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम है, वो एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन ठीक है, मैं एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं। मैं कृष्ण कुमार जी, मुझे आप ये बताइए कि आप कांग्रेस के इस तर्क से सहमत हैं कि एक वक्त आपने अशोक गहलोत पर हमला बोला था उनकी अनुभवहीनता को लेकर और इसीलिए आज वो जस्टिफाइड है? अगर उस समय के नेताओं ने कुछ बोला था तो आज उसके आधार पर कांग्रेस जस्टिफाइड नहीं की जा सकती। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जिसको मुख्यमंत्री बनाया है, क्या उसके पास अनुभव है? क्या कांग्रेस अभी जो तेलंगाना में मुख्यमंत्री बना रही है उसके पास अनुभव है?
कुल मिलाकर कांग्रेस अपनी कमी छुपाने के लिए बहाने तलाश रही है। तर्क उनके पास भी नहीं है, लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह की गलती पर गलती बोल देना कांग्रेस के प्रवक्ताओं का सामर्थ्य भी नहीं है। ठीक है मदन जी, अब आप मेरे साथ नहीं, सुमित भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। सुमित भाई मैं आऊंगा आपके पास, मैं जब तक आपके पास रहा अनइंटरप्रेटेड रहा, मुझे मदन जी को भी इस डिबेट में शामिल करना है। मदन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। मदन जी, अभी तो देखिए आप आम लोगों के बीच में और आम कार्यकर्ताओं के बीच में जो कि बीजेपी से जुड़े हैं, ये मैसेज गया कि एक कार्यकर्ता कहीं तक का भी सफर तय कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। और ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच में कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह जब भजन लाल पर निशाना साधते हैं या इस तरह का वार करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इनडायरेक्ट मैसेज कार्यकर्ताओं के बीच में सही गया होगा? लोग तो जश्न मना रहे हैं कि छोटे से छोटा आदमी कितना भी ऊपर तक का सफर तय कर सकता है। ये एक हिट विकेट जैसी स्थिति नजर आती है जो भंवर जितेंद्र सिंह ने की है। देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, किसी व्यक्ति को आप काम नहीं देंगे तो फिर उसके बारे में कैसे कल्पना करेंगे कि उन्होंने काम अच्छा किया है या नहीं किया, नंबर 1। दूसरी चीज, बहुत सारे मुख्यमंत्री ऐसे बनते हैं जिनके पास विधायक का ही अनुभव होता है, विधायक से सीधे वो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इस पे टिप्पणी करना तो उचित नहीं समझता कि उनको अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं होगा तो सरकार नहीं चलेगी तो परिवर्तन आएगा, मुख्यमंत्री को बदलना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, अगर वो अनुभवहीन होंगे तो। मैं जहां तक समझता हूं, कल विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से उनको विधायक बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अभी हमें इस टिप्पणी से बचना चाहिए। ये टिप्पणी जब करनी चाहिए जब रिपोर्ट कार्ड सामने आएगा, यानी मुख्यमंत्री के कार्य के बाद उनके प्रदर्शन की आप समीक्षा करेंगे, उसके बाद आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री सही नहीं है। तो वो विपक्ष भी उसका विषय उठा सकता है और पार्टी के अंदर भी उसका विषय उठ सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात है, हम इस पूरे मैटर को अगर देखते हैं तो क्या एक पॉजिटिव मैसेज खुद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में गया होगा? मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी। मैं जहां तक समझता हूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी के अंदर कार्यकर्ताओं से ही शुरुआत होती है। सभी मंत्री या मुख्यमंत्री सभी के पूर्व लग सकता है, लेकिन कार्यकर्ता पे जब तक वो कार्यकर्ता पूर्व नहीं लगता। कार्यकर्ता का मतलब कार्यकर्ता, ठीक है। जहां तक मैं समझता हूं कि कल जो चुनाव किया गया उनकी प्रक्रिया क्या थी, वो जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से वसुंधरा राजे जी से कोई स्लिप देकर के नाम अनाउंस करवाया गया और सर्वसम्मति से सभी लोगों ने उसको मान लिया। जब विधायक दल की बैठक में आप चुनाव करके सर्वसम्मति जाहिर कर देते हैं तो 115 विधायकों की सहमति होती है। उसमें अनुभवहीन होना या नहीं होना वो तब तय होगा जब ये मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। अभी हम लोग इस पे टिप्पणी करें तो ये उचित नहीं लगता, जहां तक मैं समझता हूं। ठीक है। मैं एक बार फिर सुमित गर्ग जी आपके पास आ रहा हूं। सुमित गर्ग जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मुझे आप थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिएगा। आपके यहाँ लंबे वक्त तक पद खाली रहे, कार्यकर्ता कहते रहे कि हमें पदों को भरो, और पद भरे नहीं गए, अभी भी बहुत से पद खाली हैं। आपके यहाँ कार्यकर्ता ये पूछ रहे हैं कि हम क्या सिर्फ दरियां उठाने के लिए हैं? अब भंवर जितेंद्र सिंह के बयान के बाद उन कार्यकर्ताओं को ये लगेगा कि हो सकता है हम दरियां उठाने के लिए, हम पे तो भरोसा ही नहीं किया जाता, जबकि आप ही कहते हैं कि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी जरूरी थोड़ी ना झुकी जाए। स्वप्निल जी, इसमें कोई दोहराए नहीं कि कार्यकर्ता किसी भी संगठन का हो, वो संगठन की रीढ़ की हड्डी होता है। जहां तक बात आज के टॉपिक की है, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, प्रशासनिक अनुभव की जहां बात आती है, एक आईएएस अधिकारी जब अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आता है तो उसको सीधा कलेक्टर नहीं लगाते, प्रोबेशन में उसको एसडीएम लगाते हैं। शर्मा सरपंच रहे, इसकी अनुभवहीनता कल मैं ये मान सकता हूं कि विधायक नहीं रहे लेकिन सरपंच तो रहे ना, एक छोटी इकाई तो चलाई है उन्होंने। स्वप्निल जी, मैं वहीं आ रहा हूं कि आप ये देखिए कि कल जब उनको विधायक दल का नेता बनाया गया, मनोनीत किया गया, अपॉइंट किया गया, पर्ची से उनका नाम डिक्लेयर किया गया, उसके बाद उन्होंने तमाम नेताओं का धन्यवाद दिया, लेकिन किसी का नहीं दिया। तो वो भाजपा विधायक दल का धन्यवाद नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि विधायक दल बनाता है। नेता विधायक दल के बने और तमाम नेताओं को धन्यवाद दे दिया जो विधायक ही नहीं थे। अरुण सिंह जी को दे दिया, विधायक नहीं है। सीपी जोशी को दे दिया, विधायक नहीं है। ये देखिए, ये एक हास्यास्पद बात आपके लिए हो सकती है, लेकिन इंसान किसे थैंक्स कहना चाहता है वो तो खुद देखेगा ना।
अच्छा सुमित गर्ग जी, एक बात बताइए, मैंने बार बार इस सवाल को उठाया है कि जब भी किसी राज्य में हार के बाद या लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने यह कहा कि मैं लीड कर रहा था, मेरी जिम्मेदारी है, तो दूसरे लीडर्स ने उनको तुरंत पीछे किया था ना कि नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आप खास को खास बरकरार रखना चाहते हैं, चीजों को नीचे लेवल पर ढोलना चाहते हैं। या मेरी जिम्मेदारी है तो पीछे करने का सवाल ही कहां आया? अरे जब उन्होंने पब्लिक डेमोक्रेसी लोकसभा चुनाव में मैं कहा कि मेरी जिम्मेदारी लेता हूं, और उन्होंने इस्तीफा और बाकी सब उन्हें बचाने को उतर आए। आपको पता है उस दिन जैसे उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी बनती है, तुरंत पास खड़े दिग्विजय सिंह और तमाम चेहरों ने ये कहा कि नहीं नहीं, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, जिम्मेदार तो हम लोग हैं, हमसे गलतियां हुई चीजें बनाने में। प्रदेश की जनता को सबसे पहले आपने ये बताने की कोशिश करी कि अनुभव और अनुभवहीनता क्या होती है। ये टॉपिक पर आज आपने डिबेट करी, इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। नहीं, अनुभवहीनता क्या सर, अनुभवहीनता क्या? मैं आपसे भी ये समझना चाह रहा हूं। देखिए, मैं आपको आंध्र प्रदेश में ले जाता हूं। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो अलग अलग राज्य नहीं हुए थे, उस वक्त कांग्रेस के सीएम वहां पर हुआ करते थे, काफी स्ट्रांग होल्ड वहां पर रखा करते थे। एक दुर्घटना में, एक हेलीकॉप्टर हादसे में वो खत्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद उनके बेटे को सीएम बनाने की बात पर आप असहज महसूस करते हैं, और वही बेटा आगे चल के आंध्र प्रदेश जब विभाजित हो जाता है, तब आंध्र प्रदेश में अपने आप को साबित कर देता है। तो आप पहले से ही किसी को चूका हुआ क्यों मान रहे हैं? सवाल तो सिर्फ इतना सा है ना। स्वप्निल जी, मैंने आपको एक उदाहरण देके कहा कि जब किसी प्रशासनिक आईएएस अधिकारी जब अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आता है तो उसको एसडीएम बनाते हैं, पहले कलेक्टर नहीं बना देते। मेरा कहने का तात्पर्य आप समझे, हमें ये आशंका है, हमें ये शंका है कि मुख्यमंत्री जी कहीं की अनुभवहीनता कहीं राजस्थान पर भारी न पड़ जाए। तो ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है। और कुछ रहे होंगे, मैं उससे कोई सारोकार नहीं है साहब। नहीं, तो यही कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है। नहीं, मैं तो आज आपका जो टॉपिक है, आपने जो बात करी उसका जवाब दे रहा हूं। पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है वो भी आपको पता ही है, लेकिन जहां तक आज की बात है, आपके टॉपिक की बात है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। ठीक है। देखिए, कोर ऑफ द मैटर क्या है, कोर ऑफ द मैटर क्या है कृष्ण कुमार जी, जो कि मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था। मैंने आपसे ये कहा था कि हो सकता है कि भंवर जितेंद्र जो कह रहे हैं उसके पीछे ये डाउट हो कि आखिर वो चीजों को संभालेंगे कैसे, है ना। ये डाउट होना लाजमी है, लेकिन सेंटेंसेस और शब्दों का चयन सही होना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। स्वप्निल जी, सर यही तो कह रहा हूं, हमें आशंका है, हम आशंकित हैं। नहीं, ठीक है। नहीं, इतने सदे शब्दों से काश इतने सदे शब्दों से भंवर जितेंद्र सिंह बोले होते। उस भीड़ में बैठकर कार्यकर्ताओं के सामने ऐसा नजर आ रहा था कि वो मजाक उड़ा रहे हैं, हास्य व्यंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं। आप भी जानते हैं, आपने वो वीडियो देखा होगा, लेकिन ठीक है, अपने रिएक्शन कृष्ण कुमार जी को देने दीजिए। हाँ कृष्ण कुमार जी। वैरागी जी, कई बार व्यक्ति शब्द चयन करते समय गलती करता है, तो शब्दों की गलती भावों में समझ में आ जाती है। यहां तो एक प्रकार का अहंकार बोल रहा है कि एक डायनेस्टी के लोग ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एक आम कार्यकर्ता जिसको कार्य करने का अनुभव तो है, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे तो वो पार्टी के उपाध्यक्ष थे, लगातार 3 टर्म से वो महामंत्री हैं। सरकार में चलाने और पार्टी को चलाने का जो काम है, डेमोक्रेसी की जो समझ है, ब्यूरोक्रेसी को जो डील करने का तरीका है, सब कुछ आता है उन्हें। लेकिन कांग्रेस को संशय खड़ा करके छोटे कार्यकर्ता को बड़े डेकोरम वालों के सामने छोटा सिद्ध करना है, क्योंकि कांग्रेस में अगर छोटे कार्यकर्ता बड़े बनने लगे तो डायनेस्टी के लोग खतरे में आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चमचागिरी चलती होगी, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि एक या दो आपके बहुत वरिष्ठ चेहरों को जब हमने ये देखा कि उन्होंने मौजूदा 2 चेहरों के खिलाफ बोलने की कोशिश की, तो वो साइडलाइन कर दिए गए। तो क्या ये चमचागिरी वाला पॉइंट भंवर जितेंद्र सिंह गलत कह रहे हैं आपके हिसाब से? देखो, कुल मिलाकर के जो भजन लाल जी हैं वो संगठन का सतत रूप से काम कर रहे हैं। उसे चमचागिरी की परिधि में ले जाना कांग्रेस की कोशिश हो सकती है, भाजपा की प्रैक्टिस नहीं है। तो सुमित गर्ग जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सीधे चमचागिरी जोड़ देना अपने रिएक्शन में, वो भी ऐसी पार्टी की ओर से जिसमें ये माना जाता है कि जो राहुल गांधी बोलेंगे वही लास्ट होगा, फाइनल होगा, ये सही होता है? सर, ये खुद ही वसुंधरा जी का नाम लेके आए, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, जो जादू जी दबी जुबान में स्वीकार कर रहे हैं, वसुंधरा जी हुए, सतीश पूनिया जी हुए, किरोड़ी लाल जी हुए, इनको जिस तरह साइडलाइन किया गया और जिस तरह मोदी डायनेस्टी को लाया जा रहा है, जैसे सचिन पायलट साइडलाइन हुए थे डिप्टी सीएम के बाद, आदमी होना चाहिए, उसको लाना है। और जितने भी इनके धुरंधर थे या जिनको क्योंकि इनकी संगठन के जैसे सचिन पायलट साइडलाइन हुए थे,
बदलेंगे। एक मिनट में जादू जी के लिए केवल इतना कहना राहुल चाहता हूं गांधी के अगेंस्ट कि अगर कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव में खड़ा हो जाए तो उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, ऐसे ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि वो पार्टी छोड़ दे। जरा तहजीब से बटोरो इन दियों को जनाब, जरा तहजीब से बटोरो इन बुझे हुए दियों को जनाब, कल अमावस की रात इन्हीं से रोशन। नहीं तो आपसे ये कौन कह रहा है कि अनुभव इनके साथ नहीं होगा? वो भी तो विधानसभा में होंगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या चमचागिरी की बात करना सही होती है? अब ये कह देना कि मोदी जी के सामने भजन गाए होंगे, तो आपके यहां भी तो ये दिखता है ना कि राहुल गांधी के सामने भजन गाने वाला ही टिकता है। अगर राहुल गांधी के अगेंस्ट कोई पार्टी अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हो जाए तो उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। क्या वसुंधरा जी कैबिनेट में होंगी इनको बताने के ये लिए? तो उनका फैसला है ना सर, मैं आपसे आपकी पार्टी का पूछ रहा हूं। अगर राहुल गांधी के अगेंस्ट कोई अध्यक्ष बनने के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है तो क्या उसे ऐसा माहौल नहीं बना दिया जाता कि वो पार्टी छोड़ दे? है ना ऐसा एक चेहरा बीजेपी में आज की डेट में? मैं सुन नहीं पाया, एक बार रिपीट करेंगे? मैं ये कह रहा हूं, राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब चुनाव लड़ने गए, उनके सामने एक व्यक्ति ने खड़े होने की कोशिश की तो उसके लिए ऐसा माहौल बना दिया गया कि उसे पार्टी छोड़कर जाना पड़े, और वैसा एक चेहरा बीजेपी में है, आप भी जानते हैं। नहीं सर, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है और चुनाव से हम अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। मेरे को बीजेपी बता दे कि इनका लास्ट चुनाव कब हुआ। खड़गे साहब का चुनाव हुआ, उनके खिलाफ शशि थरूर साहब चुनाव लड़े, सोनिया जी जब भी लड़ी। ठीक है, मदन चारण जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, दोबारा जुड़ गए, बीच में कुछ तकनीकी खामी आई थी। मदन जी कुछ जोड़ रहे हैं? हाँ मदन जी। हाँ, बीच में कुछ बातें मैं आपकी सुन नहीं पाया था, इसलिए मैंने दोबारा से बोली की है कि विषय दोबारा से अगर आप सामने रखेंगे तो कुछ बोलूंगा। हाँ नहीं मदन जी मैंने ये कहा कि चमचागिरी की बात करना, जैसे भंवर जितेंद्र सिंह ने अपने रिएक्शन में इस बात को कहा कि वो मोदी जी के यहाँ भजन गाकर आएंगे इसलिए उन्हें अनुकृत कर दिया गया, ये मोटे तौर पर सीधे सीधे चमचागिरी की ओर ही इशारा था, जो कांग्रेस में एक दूसरे फॉर्म में दिखती है। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस में भी तो वो स्थिति है ना कि जो राहुल गांधी बोल देंगे वही तो फाइनल होगा ना, उससे इधर उधर कहां कुछ हुआ जा सकता है? या राहुल गांधी के अगेंस्ट कौन अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है? जिसने लड़ने की कोशिश की वो तो बाहर है पार्टी से। मैं जहां तक समझता हूं आला कमान सभी दलों के अंदर है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और आला कमान को चैलेंज करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है आजकल के इस लोकतांत्रिक समय में। पहले किसी जमाने में ऐसा होता था कि जो नेता अपने मन की बात कहते थे उसको आला कमान बड़े ध्यान से सुनता था। अभी अगर आप बात करते हैं तो उसमें अवहेलना मानी जाती है या कहा जाता है कि आप लॉबिंग कर रहे हैं। तो अभी जो मुंह से बोलने की जो सही शब्दावली है वो मुंह पे आ नहीं पाती आदमी के, जहां तक मैं समझता हूँ। चमचागिरी का सब्जेक्ट तो बहुत डिफरेंट है। मैं जहां तक समझता हूँ किसी भी व्यक्ति को अगर हम ये कहते हैं कि भाई फला व्यक्ति कल तक बिल्कुल साधारण व्यक्ति था, एक ब्लॉक से डायरेक्ट, जैसे दूदू है, मैं एग्जांपल के लिए दे देता हूँ। दूदू पहले ग्राम पंचायत हुआ करता था, आज क्या है? वो जिला है। बिल्कुल। हाँ, तो जब आप एक तरफ एक पंचायत हेडक्वार्टर को जिला बना सकते हैं, तो वहां भी तो ये देखना चाहिए ना कि उस क्षेत्र में इतना आवश्यकता थी क्या उस एरिया में कि दूदू को डायरेक्ट अपग्रेड किया जाए? उसके आसपास बाकी और कस्बे भी थे, सांबर भी एक ऐतिहासिक लेकिन मदन जी मुझे आप समझाने की कोशिश कीजिए। हमारे सामने दो मॉडल्स हैं लीडरशिप के, एक बीजेपी में और एक कांग्रेस में। बीजेपी के मॉडल के अपने प्रोज हैं। वो प्रोज ये है कि एक लीडर कड़ा है जो डिसीजन लेता है और कोई उससे इधर उधर जा नहीं सकता और दूसरों को उस डिसीजन पर आना पड़ता है। दूसरी तरफ कांग्रेस का मॉडल है जिनके जो लीडर हैं वो कुछ कहें और कोई इधर उधर भी भागे तो सिर्फ मान मनोबल चलता है, किसी तरह का एक्शन होता नहीं। मैं जहां तक समझता हूँ आला कमान को भी अपने वरिष्ठ नेताओं की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और उसकी राय जाहिर करनी चाहिए पब्लिक में। चाहे वो कल चुनाव होने की जो बातें आज हम मीडिया में पढ़ रहे हैं कि वो पर्ची दी गई, पर्ची देने के बाद राजनाथ सिंह जी की नजर सीधी चली गई, वो वसुंधरा जी ने पर्ची पढ़ने के बाद में उनकी तरफ देखा तो उनकी नजर वहां से हटी हुई थी। तो इस तरह की बातें जब सामने आती है तो लोग टिप्पणी तो करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जनता टिप्पणी करती है तो जनता में सभी लोग आ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं, मैं भी एक आम नागरिक हूं और भंवर जितेंद्र सिंह जी भी एक आम नागरिक है, लेकिन जहां तक मैं चमचागिरी वाला जो शब्द है वो थोड़ा उचित नहीं समझता। ठीक है, मेरे पास अंतिम 2 मिनट बचे हैं और मैं उसमें आप सभी के पास एक एक बार आना चाहता हूं। कृष्ण कुमार जानू जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए किसी भी चीज को पॉजिटिव कैसे लिया जाता है। इस बयान को अगर बीजेपी पॉजिटिव लेगी तो कैसे लेगी?
देखो, कुल मिलाकर के कांग्रेस की शब्दावली, जब से कांग्रेस 2014 के बाद से मोदी जी सत्ता में आए हैं, पॉजिटिव मेंटलिटी का परित्याग कर चुकी है। हर बात में कमी ढूंढना, गलत कमेंट्स करना और मोदी जी को तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गाली देना, उनके निर्णयों में कमी निकालना, कांग्रेस का यही काम रह गया। सुमित गर्ग जी, एक तरफ बधाई देना और दूसरी तरफ ऐसे सेंटेंसेस से डिमोटिवेट करना, ये किस तरह के विपक्ष की भूमिका आप निभाने वाले हैं? सर, पहले तो शब्दावली की जो जादू जी बात कर रहे थे, तो मैं बता दूं, 16 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ठीक है, वो विधवा औरत, ये शब्दावली इस देश के प्रधानमंत्री की थी क्या? जादू जी इसको जस्टिफाई करते हैं? तो आप गांधी जी के रास्ते से हट रहे हैं क्या सर? तो क्या आप गांधी जी के रास्ते से हट रहे हैं क्या सर? बड़ा दिल रखकर माफ कीजिए, मैं तो आपसे आपके बारे में पूछ रहा हूं। थोड़ा तो ये शब्दावली की बात ना करें, सॉरी। और जहां तक विपक्ष की बात है, हम तो पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका निभाएंगे संविधान में जो हमें। ठीक है मदन जी, मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट लेना चाहता हूं आज के विषय पर। आपका क्लोजिंग कमेंट क्या रहेगा? मेरा क्लोजिंग कमेंट ये रहेगा कि हमें विपक्षी दल के रूप में ऐसे शब्दों का चुनाव करना चाहिए जो जनता के अंदर अच्छा संदेश देते हों, और सरकार के व्यक्तियों को या सरकार में रहने वाली पार्टी के लोगों को भी ऐसा ही वापस प्रत्युत्तर देना चाहिए, ताकि आपसी जो वार्ता का संवाद है वो खराब नहीं हो और शब्दों की गरिमा बनी रहे। बिल्कुल, और इसने किया इसलिए हम भी करते हैं, ये कोई तर्क नहीं होता, मेरी समझ में तो नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।